Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are well. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. Today, I am present here with an important topic of IPC. In the previous class of IPC, I have already discussed with you various elements of crime and the stages of crime. And at that time, we have discussed that there are four elements of crime. In the first element, human being, I have already discussed with the section 11 of IPC. And the next two important element is actus reus and mens rea. And the last is injury. Injury, I have already discussed with you. Now, today's lecture, I am starting with actus reus, as actus reus is the very important element of a crime. If we want to understand the crime very well, we firstly have to understand about actus reus. Before starting the lecture, I requested you to please subscribe my channel, and if you like the video, please like my channel, and if you have some suggestions, to please provide me such suggestions, and please share this video to your friends so that they can also get information or knowledge from this video about actus reus. And one more thing, if you want to the PDF file of this document, this video, you can join the Telegram channel and get the file from there. Let's start today's lecture. Actus reus. जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि क्राइम के जो फोर एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक्टस रियस और मेंस रिया जो है सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. एक्टस रियस, एज यू अंडरस्टैंड दैट एक्टस मीन्स एक्ट एंड रियस मीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ. तो एक्टस रियस का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा एक्ट जो लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है. चलो हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करते हैं. एक्टस रियस का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है. इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि हम इनको कैसे अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड करेंगे, इनके इंग्रेडिएंट्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे. ये कह रहे हैं कि ए पर्सन मस्ट डू एन एक्ट. सबसे पहली चीज़ है कि किसी पर्सन को एक एक्ट करना चाहिए, उसे चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, या कोई ऐसा एक्ट जो उसके द्वारा किया गया हो, फिजिकल पार्टिसिपेशन जिसमें हुआ हो. द एक्ट प्रोड्यूसेस और इज़ लाइकली टू प्रोड्यूस सेम कंसिक्वेंसेज. और अगर वो एक्ट है तो वो एक्ट ऐसा होना चाहिए कि उस एक्ट का कोई कंसिक्वेंस ज़रूर होना चाहिए, कोई रिजल्ट ज़रूर होना चाहिए. इफ़ ए पर्सन वांट टू किल अनदर पर्सन देन द अदर पर्सन मस्ट हैव टू बी किल्ड. यानी कि उस दूसरे व्यक्ति को मरना चाहिए, तभी तो वो मर्डर काउंट होगा. अगर मान लो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को के ऊपर कोई एक्ट किया और उसका कोई कंसिक्वेंस नहीं हुआ तो वो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा. मान लो कि एक व्यक्ति ने पिस्तौल से गोली चलाई, लेकिन वो गोली सामने वाले किसी भी व्यक्ति को न लगकर रॉन्ग फायर हो गया, तो उसमें क्या है, उसका कोई क्राइम काउंट नहीं होगा. उसके बाद है द प्रोडक्शन ऑफ सच कंसिक्वेंस. जो भी प्रोडक्शन यानी कि जो भी उसके एक्ट से जो परिणाम निकलते हैं, जो कंसिक्वेंसेस होंगे, वो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड होने चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा एक्ट किया जिसमें लॉ में कोई प्रोहिबिशन ही नहीं है और उसके लिए हम उसको पनिशमेंट दे दें. जैसे किसी ने बॉल फेंक के मारी, तो बॉल फेंकना क्या है, कोई क्राइम नहीं है. और अगर मान लो किसी ने किसी व्यक्ति की तरफ चाकू फेंक के मारा, तो वो क्या आ जाएगा, क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा. उसके बाद है द पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड फॉर प्रोड्यूसिंग दिस कंसिक्वेंसेज और द लाइकली वन. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसिक्वेंसेज होना भी ज़रूरी है, उसके लिए कुछ पनिशमेंट भी होनी चाहिए. विदाउट पनिशमेंट दैट कैन नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ क्राइम की कैटेगरी में वो फॉल नहीं करेगा. उसके बाद हम समझते हैं एक्ट. एक्ट क्या होता है. एक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्ट और एक नेगेटिव एक्ट. पॉजिटिव एक्ट वो एक्ट होता है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा काम किया गया हो. यानी कि पॉजिटिव एक्ट वो चीज़ हो जाएगी कि जिसको जो है आईपीसी में जिसके लिए पनिशमेंट दी हुई हो बाकायदा, और वो जो एक्ट ऐसा है कि वो किया जाना चाहिए. और एक्ट के साथ साथ हम ओमिशन को भी लेके चलते हैं. जो सेक्शन 32 और 33 आईपीसी की हैं, वो एक्ट के साथ साथ ओमिशन को भी कहता है. वो कहता है कि एक्ट्स इंक्लूड्स ओमिशन, कि आप एक्ट करोगे वो तो एक्टस रियस में काउंट हो ही जाएगा अगर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है. अगर आपने कोई एक्ट करना था लेकिन आपने वो एक्ट नहीं किया, तो भी वो एक्टस रियस में काउंट होगा, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा. लेट्स अज्यूम, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जेल है, उस जेल में एक जेलर है. ही हैज़ द ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू द प्रिजनर्स, कि प्रिजनर्स को फूड प्रोवाइड करवाना उसकी ड्यूटी है. बट ही कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी. वह अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पर जो है शॉर्टेज हो गई थी. तो दैट एक्ट इज़ नॉट काउंटेड इन ओमिशन. बट इफ़ ही हैज़ सफिशेंट फूड एंड ही हैड नॉट गिवन टू दैट प्रिजनर,
और वो प्रिजनर मान लो उसकी वजह से बीमार हो जाता है या मर जाता है, तो वो क्या है, उसका ओमिशन हुआ, और वो ओमिशन के लिए भी उतना ही लायबल होगा जितना कि वो एक्ट के लिए लायबल होता। तो यही चीज़ इसमें कही गई है कि सेक्शन जो 32 और 33 है, विच मेक्स रेफरेंस टू दिस वर्ड, वो इस वर्ड को एक रेफरेंस देते हैं, एक इसको आधार देते हैं, और वाइडेस्ट जो भी इसकी ज़्यादा वाइड लेवल पे जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसको वो करते हैं। उसके बाद है कि वेदर एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, क्या जो एक्ट है क्या उसमें ओमिशन इंक्लूड होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन उसको जो है ये बेयर एक्ट रीडिंग है तो हम इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि बेयर एक्ट रीडिंग से जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। सेक्शन 32 एंड 33 देयरफॉर वाइडन द स्कोप ऑफ एक्ट सीरियस, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वेदर सेक्शन 32 एंड 33 वाइडन द स्कोप, वेदर सेक्शन 32 एंड 33 नैरो द स्कोप ऑफ एक्ट सीरियस, देन द राइट आंसर इज वाइडन द स्कोप ऑफ एक्ट सीरियस। बट व्हेन इट कम्स टू ओमिशन, जब ये ओमिशन के साथ आता है तो क्या बन जाएगा, ये इलीगल हो जाएगा, कि मान लो अकेला एक्ट है और अगर ये ओमिशन भी उसी में काउंट हो गया तो वो भी इलीगल हो जाएगा। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो वर्ड जहाँ जहाँ भी एक्ट वर्ड यूज होगा वहाँ वहाँ आप मान के चलोगे कि वहाँ इलीगल ओमिशन भी काउंट होगा। देखो ध्यान से, इसे यहाँ पे सिंपल ओमिशन की बात नहीं, और इलीगल मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। उसके बाद है एक्ट और ओमिशन को डिनोट किया गया है सेक्शन 33 में, द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज ए सिंगल एक्ट। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सिंगल एक्ट किया, कि एक बार आपने किसी को फूड प्रोवाइड नहीं किया, आप सेकंड टाइम भी नहीं करोगे तभी भी ओमिशन होंगे, थर्ड है, फोर्थ है, एक सीरीज़ में भी अगर आपने ओमिशन किया है तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, और उसके लिए आपको पनिश मिलेगी, और यू शैल बी पनिशेबल। फिर एग्जाम्पल देखिए, डेथ ऑफ ए चाइल्ड, एक चाइल्ड की डेथ होती है, किस वजह से होती है, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर रिफ्यूज़ल किया उसको फीड करने से, कि इस बच्चे को खाना देने से जानबूझकर मना कर दिया गया, और यहाँ जो क्या हो गया, अनलॉफुल होमिसाइड। अनलॉफुल का मतलब जो लॉफुल नहीं है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। होमिसाइड क्या होता है, वन पर्सन इज़ किल्ड बाय अनदर पर्सन, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मारा जाता है उसे कहते हैं होमिसाइड। और एक्टस रियस इज़ कॉज्ड नॉट बाय एनी पॉजिटिव एक्ट, यहाँ पर एक्टस रियस का पॉजिटिव एक्ट नहीं था, यानी कि उसने कुछ करना था वो उसने नहीं किया, यहाँ पर उसने ही हैज़ परफॉर्म द नेगेटिव एक्ट, उसने नेगेटिव एक्ट को परफॉर्म किया, एन एक्ट ऑफ ओमिशन। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एक्ट की बात आएगी उसको सिंपल आप एक्ट नहीं एज्यूम करोगे, आप माइंड में मान के चलोगी कि यहाँ एक्ट वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ओमिशन भी है, कि अगर हमारी ड्यूटी किसी काम को करने की और अगर हम वो नहीं भी करते तो भी हमारा जो है एक्ट सीरियस उसमें काउंट हो जाएगा, अगर वो एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है या वो ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। जैसे कि अगर फीड करना क्या है, आपकी एक ड्यूटी बनती है, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, और ये आपकी अगर पीनल ड्यूटी भी ना मानो तो आपकी मोरल ड्यूटी भी बनती है। तो मोरल ड्यूटी को तो वैसे कोई भी पनिशेबल नहीं रखा गया आईपीसी में, बट इट इज़ आल्सो ए पीनल ड्यूटी, तो आपकी एक पीनल ड्यूटी बनेगी तो आपको उसे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है अटेम्प्ट टू मर्डर इलीगल ओमिशन का, ये एक लैंडमार्क केस है, इसको आप माइंड में रखिए और इसको याद कीजिए। याद का मतलब आप रटना नहीं है, आप जब बार बार रिवाइज करोगे, बार बार इसको समझोगे तो ये केस आपके टिप्स पे आ जाएगा। ये कहता है कि द अपेलेंट और इसकी वाइफ जो थी, इस केस में क्या था, स्ट्रेन, यानी कि वो आपस में झगड़ते रहते थे। शी वॉज डेलिबरेटली स्टार्व्ड एंड वॉज नॉट अलाउड टू लीव द हाउस, उसको जानबूझकर, स्टार्व्ड का मतलब भूखा रखा गया और उसको बाहर जाने के लिए भी अलाउ नहीं किया गया। एंड ओनली समटाइम्स ए मोर्जल ऑफ ब्रेड और ग्लास हस्क मिक्स्ड इन वाटर आफ्टर 5 और 6 डेज उसे दिया जाए, 5 या 6 दिन के बाद उसे ब्रेड यानी कि जो रोटी का जो भूसा जो निकलता है रोटी बनाते हैं, जब उस भूसे की रोटी बनाकर दूध के साथ थोड़ी सी दी जाती थी। वन डे अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी, एक दिन जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली, शी वेंट आउट ऑफ द हाउस एंड मैनेज टू रेस टू द हॉस्पिटल वे डॉक्टर फाउंड हर कंडीशन क्रिटिकल एंड इन्फॉर्म द पुलिस, वहाँ वो डॉक्टर के पास चली गई, बच के निकल गई, और डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म तो करेगा ही, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा तो अपेलेंट ने के हस्बैंड को इसमें लायबल किया गया 307 के अंडर, क्योंकि उसने डेलिबरेटली जानबूझकर और सिस्टमेटिकली, एक सिस्टमेटिक वे से उसको कई दिनों तक भूखा रखा और जो नेसेसरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जो नेसेसरी फूड है वो उसको सप्लाई नहीं किया।
तो वो एक्ट जो था उसे इंटेंशनल एक्ट माना गया और अटेम्प्ट टू मर्डर में काउंट किया गया। आई होप इस केस से आपको पता चल गया होगा कि अगर इलीगल ओमिशन होगा तो वो उसके लिए लायबल होगा। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें इलीगल ओमिशन की बात नहीं है, सिंपल ओमिशन की बात है। तो उसमें क्या लायबिलिटी अराइज होगी, व्हाट लायबिलिटी शुड अराइज इन दैट सिचुएशन, लेट्स अंडरस्टैंड। अब इसके बाद क्या है कि वो जो स्लाइड है नेक्स्ट में आएगी, व्हाट इज़ इलीगल। अब इलीगल की बात हो रही है। इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स इलीगल जो है उसका यूज़ किया जाता है इलीगल ओमिशन के रूप में। उसका मतलब है वेयर देयर इज़ ए ड्यूटी। इलीगल ओमिशन का मतलब है कि जहाँ पर भी एक ड्यूटी लॉ ने बता दी और हम उस ड्यूटी को ब्रीच करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इलीगल ओमिशन कर रहे हैं। मान लो मेरी ड्यूटी है अपने बच्चों को खाना खिलाना, उनको परवरिश करना, और मैं उनको वो सफिशिएंट नेसेसिटी उनकी प्रोवाइड ना करूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इलीगल ओमिशन कर रही हूँ। अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन 43 क्या कहता है। वो इलीगल की डेफिनेशन देता है, लीगली बाउंड टू डू, कि हम लीगली बाउंड है कुछ करने के लिए और हमने वो काम नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कई बार प्री के एग्ज़ाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल। लीगली बाउंड टू डू, इलीगली बाउंड टू डू, और सफिशिएंट टू डू, और लॉफुल बाउंड टू डू, ऐसे कुछ वर्डिंग आएगी तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इलीगल लीगली बाउंड टू डू आएगा। इलीगल जो है हर एक उस सेंस में अप्लीकेबल होता है जहाँ किसी ऑफेंस की बात होती है और जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, और विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, या जिसके लिए हम सिविल एक्शन ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, इलीगल वर्ड हर उस रेफरेंस में आएगा, या तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, या एक ऑफेंस हो, या ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन हो। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू, एक व्यक्ति को लीगली बाउंड टू डू तब कहा जाता है जब वो किसी काम को करने से मना करता है, ओमिट करता है। एन एक्ट और ओमिशन विच प्रोड्यूसेस सम कंसिक्वेंसेस कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस इज लीगल। एक एक्ट और ओमिशन जो है वो कोई ऐसा ऑफेंस का कंसिक्वेंस हो जाता है जिससे, तो उसके वो क्या है, इलीगल कहेंगे। कुछ एक एग्जांपल हम देख लेते हैं फिर हमारे ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इफ़ 5 और मोर पर्सनस असेंबल टुगेदर, अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग मोटरसाइकिल पे ड्राइव करने के लिए निकल जाते हैं और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो ये जो एक ऑफेंस हो जाएगा अंडर सेक्शन 141, क्योंकि पनिशमेंट फॉर ड्राइविंग मोटरसाइकिल विदाउट लाइसेंस है इज़ नॉट मोर देन 6 मंथ, तो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर उनको जो है 141 के तहत ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उसको उन्होंने काम तो ऐसा किया है, लॉ के अगेंस्ट किया है, बट उसमें पनिशमेंट 6 मंथ्स की होती है, तो उसके अंदर इनको जो है अनलॉफुल असेंबली के तहत काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें पनिशमेंट ज़्यादा है। एनी एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज़ इफ़ इलीगल दो इज़ नॉट एन ऑफेंस। जरूरी नहीं है कि हर एक एक्ट जो है प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो ऑफेंस होगा, जैसे ये ऊपर ये एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। एनी एक्ट और ओमिशन विच फर्निशेज गुड ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन लाइक ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ इलीगल। कोई भी ऐसा ओमिशन है जिसमें हम सिविल एक्शन ले सकते हैं, यानी कि सिविल केस फाइल कर सकते हैं, ब्रीच का केस फाइल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो भी क्या है, इलीगल में काउंट नहीं होगा। अब एक एग्जांपल है इलीगल ओमिशन का, राजकुमार वर्सेस स्टेट। इसमें क्या है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि आप ड्यूटी पर मत जाओ, अगर आप ड्यूटी पर चले गए तो मैं अपने आप पर केरोसिन डालकर आत्महत्या कर लूँगी। तो हस्बैंड को जो है अपनी ड्यूटी करनी थी तो वो अपनी ड्यूटी पे चला गया, उसके बाद वाइफ ने सुसाइड कर लिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड ने ओमिशन किया है बट वो ओमिशन जो है इलीगल नहीं है, क्योंकि ये उसकी मॉरल ड्यूटी थी। उसकी मॉरल ड्यूटी बनती थी कि भाई हाँ वो वहाँ पे रहता तो क्या पता वो नहीं मरती, लेकिन उसकी एक ड्यूटी और भी थी कि उसे अपनी जॉब भी करनी थी। तो इसमें जो है मॉरल ड्यूटी को इलीगल ओमिशन में काउंट नहीं किया गया। अब आप समझ गए होंगे कि जो लीगल ड्यूटी बनती है, लॉ ने जो ड्यूटी प्रोवाइड की, अगर उस ड्यूटी का कोई वायोलेशन होता है या प्रोहिबिशन होता है तब जाके वो इलीगल ओमिशन होगा, अगर कोई मॉरल ड्यूटी उसका इलीगल ओमिशन नहीं होगा। ये तो क्या है कि कोई भी फिर कह देगा कि वाइफ, कई ऐसी वाइफ होती है जो हस्बैंड को बाहर जाने नहीं देती, वो कह देगी तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, तुम ये करोगे तो मैं मर जाऊंगी, तो वो क्या है, इलीगल ओमिशन की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। उसके बाद है एक्ट सीरियस मस्ट बी वॉलंटरी। ये कुछ एक फैक्ट्स हैं एक्ट सीरियस से रिलेटेड कि एक्ट सीरियस जो है वॉलंटरी होना चाहिए। वॉलंटरी का मतलब उसकी मर्जी से, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने किसी के दबाव में आके गन पॉइंट पे या किसी गलती से या नशे में कोई ऐसा एक्ट कर दिया है तो वो एक्ट जो है वॉलंटरी काउंट नहीं होगा। आईपीसी का सेक्शन 39 कहता है वॉलंटरी का मीन अ पर्सन इज सेड टू
cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it। कि voluntary का मतलब तब माना जाएगा कि जब उसकी इंटेंशन है cause करने की, यानी कि उसका मेंसरिया वहाँ पर है, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू, या उसको नॉलेज है। न्यू का मतलब नॉलेज है या रीज़न टू बिलीव है कि वो जो कर रहा है उससे ये डैमेज होगा या ये इंजरी होगी। फॉर ए लेमैन वॉलंट्री एक्ट मीन, लेमैन का मतलब हम आम भाषा में क्या कह देते हैं कि वॉलंट्री का मतलब है कि जब एक व्यक्ति कोई एक्ट करता है अपनी फ्री विल का मतलब अपनी इच्छा से, फुली कंसियस का मतलब चेतन अवस्था में, यानी कि उसको होश था, और लाइकली कंसिक्वेंस, और वो उसके कंसिक्वेंसेस यानी कि उसके जो फल होने वाले हैं, रिजल्ट को वो जानता था। हाउएवर फ्रॉम ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कानूनी भाषा में देखें, कानूनी परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जो टर्म वॉलंट्री है उसको दो रीजनिंग में डिफाइन किया गया है। इसके लिए दो रीजनिंग मतलब दो तर्क दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव रीजनिंग और पॉजिटिव। नेगेटिव रीजनिंग का मतलब है कि जब उसने मिस्टेक से, इंटॉक्सिकेशन से या अनसाउंडनेस से कोई ऐसा एक्ट कर दिया है तो वो क्या काउंट होगा, इनवॉलंट्री काउंट होगा। और एक्ट्स जो है वो इस सिचुएशन में किए गए हैं तो वो उसका एक वैलिड डिफेंस होगा। मिस्टेक के तहत भी उसको डिफेंस मिलता है आईपीसी में, और इंटॉक्सिकेशन में भी मिलता है, और साउंडनेस में भी मिलता है। पॉजिटिव रीजनिंग का मतलब है कि वॉलंट्री क्या होगा, जब उसका ब्रॉड मीनिंग एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है कि 3 कंडीशन होंगी। सबसे पहले इंटेंशन थी, नॉलेज थी, कंसिक्वेंस की, रीज़न टू बिलीव था। ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं जो सेक्शन 39 में फॉल करते हैं। सेक्शन 339 को जब भी आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करोगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पहले 39 की डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स आप डिवाइड कर लोगे। द एक्ट सीरियस मस्ट बी वॉलंट्री, the act serious must be intentional, the act serious is done with the knowledge of consequence, and the act serious is done with the reason to believe। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट होती है तो ये माना जाएगा कि एक्ट सीरियस जो था वो वॉलंट्री था। क्योंकि ऊपर जब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो वहाँ दिया हुआ है कि वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, और वर्ड आया हुआ है, या बाय मीन ही न्यू जानता था, और हैज़ रीज़न टू बिलीव, यानी कि तीनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन वो फुलफिल कर देता है तो इट इज़ काउंट दैट द एक्ट सीरियस मस्ट बी वॉलंटरीली, कि ये वॉलंट्री ही था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वॉलंट्री क्या होता है। वॉलंट्री में 3 चीज़ें होंगी। फर्स्ट वन इज़ इंटेंशनल, सेकंड वन इज़ नॉलेज ऑफ कंसिक्वेंस, थर्ड वन इज़ रीज़न टू बिलीव। आप एग्ज़ाम में अपने आप कुछ नहीं लिखोगे। देखो जो लैंग्वेज बेयर एक्ट्स में दी गई, अगर आप उसका एग्ज़ाम में यूज़ करोगे तो आपके मेंस में मार्क्स अच्छे काउंट होंगे। क्योंकि अगर आप सेम जो वर्डिंग है बेयर एक्ट्स की, आप कुछ एक वर्ड इंक्लूड कर देते हो तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरा का पूरा बेयर एक्ट ही लिख के आ जाना है, क्योंकि हरियाणा के एग्ज़ाम में बेयर एक्ट्स आपको प्रोवाइड होते हैं। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा पूरा बेयर एक्ट अगर आप वहाँ पर लिख के आ जाओगे तो दैट डजेंट मीन दैट यू गेट द फुल मार्क्स। आप फुल मार्क्स तब ले पाओगे ना कि जब आपके कुछ एक जो टर्म्स हैं वो आप यूज़ करो, जिससे एग्ज़ामिनर को ये लगे कि आपको नॉलेज भी है और आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर है। एग्ज़ामिनर को आपकी कंसेप्ट से मतलब है, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज़ एक्ट टू बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक सिंपल एक्ट कर दिया कि मेरे घर के बाहर कोई रोटी मांगने आया, या मेरे घर के बाहर कोई काम मांगने आया, या मेरे घर के बाहर किसी ने मुझसे कुछ डिमांड की और मैंने वो करने से मना कर दिया, तो दैट इज़ नॉट काउंटेड एज एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये एक मॉरल ड्यूटी थी, हमने नहीं परफॉर्म करी, तो ये आप नहीं कह सकते कि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो एक्ट शुड बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या है कि ए हैड शॉट एट बीबी, पर उसने हमला किया, वो मिस हो गया, पर उसने रैबिट को गोली मार दी। ये मर्डर काउंट नहीं होगा, क्योंकि मेंसरिया उसका था बी को मारने का, उसकी इंटेंशन थी बी को मारने की। अगर बी नहीं मरा तो उसने जो है एक खरगोश को मार दिया, तो यहाँ पर जो है एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, तो वो इसके अंदर लायबल नहीं होगा। उसके बाद है एक्ट मस्ट रिजल्ट इन हार्म। ऐसा भी ज़रूरी है कि जो आप एक्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट हार्म में होना चाहिए, उसके हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होनी चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा है, ऑफेंसेस लाइक रीज़न, फोर्जरी, परजरी, इंकोएट ऑफेंस और कंप्लीट ऑफेंस, यानी कि जैसे कि अटेम्प्ट हो गया,
अबेटमेंट या कॉन्स्पिरेसी, ये क्या है, इनकोएट और इनकम्प्लीट ऑफेंस होता है। और अगर मान लो उनमें कोई हार्म नहीं हुआ या हुआ, उसका इफेक्ट एक्टस रियस पे डेफिनेटली पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, इन द एग्जाम्पल मैंशनड अबव वेयर ए मिस्ड हिज शॉट एंड किल्ड अ रैबिट इंस्टेड ऑफ, ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो यहाँ पर ये आ गया कि वो उसने रैबिट को मार दिया, तो वो क्या होगा, विल अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर 307 ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। ये अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर में काउंट जरूर हो जाएगा कि उसने उसको मारने का प्रयास किया था, अटेम्प्ट किया था। एक्ट टू बी डायरेक्ट कॉज और हार्म, जो एक्ट है या जिनकी जो हार्म वो कर रहा है या जो हार्मफुल कंसिक्वेंसेज है वो डायरेक्ट होना चाहिए। कोजा कोजन्स होना चाहिए। कोजा कोजन्स का मतलब इमीडिएट कॉज, ये आप टर्म याद रखोगे, कोजा कोजन्स इमीडिएट कॉज। और कोजा सिने क्वा नॉन का मतलब प्रोक्सिमेट कॉज। आज मान लो मैंने किसी भी व्यक्ति पर चाकू से वार किया, हमला किया, आई अटैक्ड समवन बाय अ नाइफ एंड आफ्टर दैट इंजरी द ब्लीडिंग केम आउट, ब्लीडिंग वहाँ होने लगी। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। ही वॉज इन्फेक्टेड बाय टिटनस, और उसको टिटनस का इन्फेक्शन हो गया। इस मामले में अगर वो कुछ दिन बाद उसकी डेथ होती है तो वो इमीडिएट कॉज नहीं है, तो वो कोजा कोजेंस नहीं है। तो यहाँ पर उसको मर्डर के लिए यानी कि मुझको मर्डर के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसकी डेथ जो है बिकॉज ऑफ टिटनेस हुई है और उस नाइफ के अटैक से नहीं हुई। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हार्म होता है वो हार्म उसके कोजा कोजेंस होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए। पर्सन लायबल ओनली फॉर हिज ओन एक्ट, आदमी जो है वो अपने खुद के एक्ट की वजह से ही लायबल होगा, दूसरे के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। जैसे पर्सन इज लायबल ओनली फॉर एन ऑफेंस विच इज़ ए रिजल्ट ऑफ हिज ऑन एक्टस रियस एंड नॉट अदरवाइज, यानी कि जो उसने एक्ट किया है, उसने पर्टिकुलर एक्ट किया है, उसी के लिए ही लायबल होगा। अ पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट, दूसरों के एक्ट के लिए अगर आप उसे लायबल करते हो तो हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस का, पीनल जुरिस्प्रूडेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, पर इनका एक्सेप्शन भी है। जैसे हम कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में देखते हैं, 114 के अंदर अबैटमेंट है, 146 और 149 में अनलॉफुल असेंबली है। यानी कि जहाँ पर वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा वहाँ पर इसकी एक्सेप्शन होगी। डायरेक्ट एंड इमीडिएट कंसिक्वेंस, वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। डायरेक्ट और इमीडिएट क्या होता है कि डायरेक्ट उसी वजह से उसका जो है कंसिक्वेंस होना चाहिए, तब जाके हम उसको एक्टस रियस काउंट करेंगे। जैसे मैं एक बार आपको गो थ्रो कर देती हूँ। ए पर्सन इज आंसरेबल ओनली फॉर द डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्टस रियस एंड नॉट एवरी कंसिक्वेंसेज विच हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्ट। जैसे अभी मैंने बताया टेटनस हो गया तो वो कोई और कंसिक्वेंस हुआ था, वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। डायरेक्ट और इमीडिएट कंसिक्वेंस का मतलब है कि हम जो है एक ऑर्डिनरी, हमें प्रूडेंस मैन को ये पता था कि इस एक्ट को करने से फोर्सिबिलिटी क्या होगी, यानी कि क्या पूर्वाभास होगा, अगर वो उसको पता है तब जाके वो उसमें काउंट होगा। एक व्यक्ति ने किसी आदमी के छाती में मुक्का मारा और कुछ वो पहले से ही किसी बीमारी से सफरिंग था और वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो उस ब्लो को हैंडल कर पाए, तो इस मामले में वो आदमी मर जाता है। अगर मान लो जिसने अटैक किया उसको पता है कि उसको ये डिजीज़ थी तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा, अगर पता नहीं है तो वो सिंपल हर्ट के लिए लायबल होगा, क्योंकि एक ब्लो से सिर्फ सिंपल हर्ट ही काउंट होती है। अ पर्सन शैल नॉट बी लायबल एंड आंसरेबल फॉर द एक्टस रियस, वो लायबल कहाँ नहीं होगा, जहाँ पर ये ना पता हो कि जो कॉन्सिक्वेंस था वो ऑब्सक्योर था, अस्पष्ट था, यानी कि डेफिनेट नहीं था कि ये उसी एक्ट की वजह से हुआ था। और कंसिक्वेंसेस जो है वो इतना स्पष्ट था कि उससे जो उसकी मौत का कारण जो है पता नहीं चला, एक्ट का कारण पता नहीं चला। और जो एक्टस रियस और जो कंसिक्वेंस हुआ, जो रिजल्ट आया, उन दोनों के बीच में एक कड़ी है, जो ट्रांजैक्शन है वो जुड़ नहीं रही है, तो इसमें हम ये मानेंगे कि वो डायरेक्ट और इमीडिएट कंसिक्वेंस नहीं है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बाकी जब हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे ना तो उसमें आईपीसी का कोई भी एग्जांपल हमको लीव नहीं करना। आईपीसी का एक एक एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्री में भी एग्जांपल ही पूछते हैं मोस्टली, थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देंगे। ऐसे ही जो अप्लाइड फॉर्म में मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी तरीके से आते हैं। ए हिट्स बी ऑन इट्स वाइटल पार्ट, ए ने हिट किया वाइटल पार्ट पे और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। पर जब उसे हॉस्पिटल में एक एडमिट किया गया तो पता चला कि उसको गैंग्रेन था, यानी कि उसके कुछ अवसाद था, उसके शरीर में कुछ टेंशन थी, उसकी वजह से डेथ हुई है।
इन सिचुएशन में क्या हुआ कि अभी ये पता ही नहीं है कि मौत जो है उस अवसाद की गैंग्रेन की वजह से हुई या उस बंदे के मारने की वजह से हुई। तो जो इंटरवेनिंग कोज है गैंग्रेन का, उसका इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और बी जो है बाउंड टू डाई बिकॉज ऑफ एज एक्शन। तो ये माना जाएगा कि इंटरवेनिंग कोज का पता नहीं चला, तो यहाँ पर एक ही एक्शन की वजह से उसकी मौत हुई है। तो ये यहाँ पर कन्फ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगी। अब हम कंक्लूज़न देखते हैं क्या निकलता है कि देयरफॉर हम ये कंक्लूड करते हैं कि एक्टस रियस जो है वो पीनल जूरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं है, इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। और कई बार क्या होता है कि अगर उसने एक्ट नहीं भी किया होता तब भी उसको पनिशेबल माना जाता है, जैसे कॉमन इंटेंशन वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर। जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है वो एक्टस रियस का एक एक्सेप्शन है। इसी तरीके से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो मेंस रिया का एक एक्सेप्शन है। तो अगर हमें अब हमारा क्रक्स ये निकलता है कि एक्टस रियस मस्ट बी वॉलंटरली और मस्ट बी बाय इमीडिएट एंड डायरेक्ट कॉज और मस्ट बी बाय पॉजिटिव एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सच एक्ट कैन काउंटेड एज एक्टस रियस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको फिर भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके उससे डाउट क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कमेंट में हम पब्लिकली नहीं आना चाहते तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे उस पर भी मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं डेली PDF अपलोड करती हूँ, चाहे किसी बच्चे को ज़रूरत हो या ना हो। इट्स माई मॉरल ड्यूटी, नॉट लीगल ड्यूटी, इट्स माई मॉरल ड्यूटी कि मैं अगर आपको करवा रही हूँ लेक्चर तो मुझे उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाने चाहिए कि जो आप टाइम नोट्स बनाने में वेस्ट करोगे उस नोट्स के आप जो है रिवीजन कर सकते हो। वैसे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे हमारी स्पीड बढ़ेगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ एक दिनों में शायद बोर्ड पे प्लानिंग करूँ तो फिर मैं आपको जो है ओरली नोट्स लिखवाया करूँगी, जिससे क्या है कि आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी। लिखने की अगर आदत पड़ेगी तो मेंस का एग्ज़ाम आपका भी जल्दी से टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं बिहार जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेयर एक्ट रिवीजन करवाना भी स्टार्ट कर दूँ, बेयर एक्ट का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दूँ, जिससे डेली क्या है कि आपकी रिवीजन होती रहेगी और जितनी ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे बेयर एक्ट की और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम उतना ही ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर फ्रॉम दिस कोरोना डिजीज़ और बहुत कम ही बाहर निकलिए, घर बैठ के अपनी तैयारी कीजिए, सब कुछ ऑनलाइन आपको मिल रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स वंस अगेन।